हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक होगा। अभिनव प्रतियोगिता अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा जो सेगमेंट है वो है विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़, जो कि यूपीएससी के लिए की जाती है और आप सभी को पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपने टेस्ट में जो ये श्रृंखला है उसमें 2 टेस्ट कर चुके हैं जो कि पॉलिटी के थे। अब हमारा टेस्ट नंबर है 3, जो कि किससे है, जो कि है आपका ज्योग्राफी से। ठीक है, ज्योग्राफी से है। इसमें आपका जो करंट अफेयर्स मिलेगा वो मिलेगा आपको मई 2021 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। इसमें हम आंसर्स बताएंगे आपको और उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यह निक्षेपण मृदाएँ हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं के द्वारा बाहित एवं निक्षेपित किया गया है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में यह पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। ये मृदाएँ गठन में बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है और फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। मतलब पोटाश इसमें ज़्यादा होगा और फॉस्फोरस आपका कम होगा। इस मृदा का रंग हल्का धूसर होगा और राख धूसर जैसा होता है तथा इन मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। ठीक है, गहन कृषि की जाएगी। एक तो इसका रंग हल्का धूसर होगा, पोटाश अधिक मिलेगा और फॉस्फोरस की मात्रा कम होगी। 3 चीज़ें पता चली। अब ये कह रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का वर्णन किया गया है। तो पहली चीज़ तो ये पता चल गई आपको कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। ये क्वेश्चन है आपका मृदा से। ठीक है, मृदा से क्वेश्चन है। अब आपको टाइप्स ऑफ मृदा पढ़ना होगा। तो ये मतलब स्पेसिफाइड किया गया है इन चीज़ों के बारे में कि पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है, फॉस्फोरस कम होता है, आपका हल्के धूसर रंग की होती है, गहन कृषि की जाती है। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं वो आती हैं आपकी जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तरी मैदानों में। ठीक है, उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। चलिए, मैक्सिमम जो इसका एरिया होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 40% ये कवर करती है पूरे इंडिया का, है ना। चलिए आगे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तटीय प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। सही पूछा है किसके सापेक्ष में? तटीय प्रवाल भित्तियों के सापेक्ष में। ठीक, तो अब यहाँ पे सही बताना है। अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है पहला, तटीय प्रवाल भित्तियाँ ऐसी प्रवाल भित्तियाँ वेदिकाएँ होती हैं जो मुख्य भूमि से बाहर की ओर विस्तारित तट की निकट स्थित होती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो तटीय प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो ऐसी प्रवाल वेदिकाएँ होती हैं जो मुख्य भूमि से, जो आपकी मेन भूमि है, लैंड है, उससे बाहर की ओर विस्तारित होती हैं और जो तट होता है उसके पास होती हैं। ठीक है, दूसरी बात बोल रहा है कि ये कभी कभी उथले लैगून के द्वारा तट से पृथक हो जाती हैं, है ना। कहाँ से? जो आपका कोट है उससे पृथक हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछा था, सही। तो ये बात भी सही होगी कि हाँ, जो आपकी मुख्य भूमि होगी उससे थोड़ा बाहर की ओर विस्तारित तट के निकट ये स्थित होती हैं, लेकिन कभी कभी लैगून के द्वारा जो होता है वो तट से अलग कर दिया जाती है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। अब मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पढ़ें, सबसे पहले विचार करना है और फिर इसके बाद यहाँ आए। उपयुक्त में से कौन सी विधियाँ मृदा अपरदन, फिर से मृदा का क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को कम करने के उपायों के रूप में काम करती हैं। तो मृदा अपरदन को जो कम करेगा उपाय वो बताना है आपको कि वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो आपको बतानी है कि कौन कौन सी है। पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है समोच्च रेखीय जुताई, यस ये की जाती है जिससे आप मृदा अपरदन रोक सकें। पट्टीदार सस्यन, यस ये भी किया जाता है। बात रोधक, ये भी किया जाता है। आवरण खेती, ये भी किया जाता है। और मिश्रित खेती, ये भी किया जाता है। तो अर्थात ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, जिससे कि हम मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो ये ऑप्शन डी हो गया, है ना। तो आपको समुच्च जो रेखा होती है उसके हिसाब से हम मेड़ बंद करते हैं। ठीक है, मेड़ बंद करते हैं, इसके हिसाब से मेड़ बंद किया जाता है। और सीढ़ीदार खेती बनाते हैं, नियमित मानकी करते हैं, नियमित चराई करवाते हैं। जो ये सारी चीज़ें करवाते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं,
मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही। ठीक, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में mRNA प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हैं। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो आपको बताना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आरएनए है तो उसके बारे में बताना है ना। यह फिर वहीं उपयुक्त में से कौन सा सही है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ जिससे कि ऑप्शन आपको सही से दिखें। हाँ, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है ना। और यहाँ से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो पहला ऑप्शन है, यह एकल रज्जुक आरएनए कुंडलिन है जो किसी जीन के डीएनए रज्जुक में से एक के लिए पूरक होता है। तो ये बात क्या है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, ये सही हो जाएगी। यह टीके के विकास के समय और लागत को कम करने में सहायता कर सकती है, ये भी बात सही है। इसका उपयोग आनुवंशिक विकारों के उपचार में किया जाता है, ये भी बात सही है। ये मतलब तीनों बातें सही हैं। तो मोडर्ना जो आरएनए प्रौद्योगिकी है उसके उपयोग को लेके ये बात थी। ठीक है, तो ये हाल ही में चर्चा में थी, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मॉडर्न आरएनए प्रौद्योगिकी सिस्टम फाइब्रोसिस जो है उसके उपचार को लेके इसमें काम किया जा रहा है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। आपका ऑप्शन डी इसमें सही होगा, पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अर्ध सदाबहार वन, अब यहाँ से वन से क्वेश्चन है, अर्ध सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें सही बताना है। पहला ऑप्शन है कि यह वन और सदाबहार और नम पर्णपाती वृक्षों के मिश्रण है। ठीक है। दूसरा, यह अंडमान, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। तीसरा, इन वनों में 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। चौथा, आर्डिक कदम, लॉरेन, सफ़ेद देवदार, फूल, ये सारे वन यहाँ पे मेनली पाए जाते हैं, वहाँ की मुख्य प्रजातियाँ हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये चारों के चारों पॉइंट आपके सही हैं कि ये पहला ऑप्शन भी सही है, इसका दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। अर्थात जो ये चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति NCMC, है ना, NCMC जो है उसके हिसाब से जो सुर्खियों में आया उसकी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा। तो जो NCMC है उसकी अध्यक्षता की जाती है आपके कैबिनेट के सचिव के द्वारा। मतलब आपका जो डी ऑप्शन है कैबिनेट सचिव, उसके द्वारा आपकी अध्यक्षता की जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। ठीक है, किसकी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति NCMC। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति होती है वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति गृह मंत्रालय के अधीन आती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है आपका, वन नीति 1988 के उद्देश्य हैं वनीकरण के माध्यम से वनावरण में वृद्धि करना। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। ठीक है, वन नीति 1988। ठीक, अब यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा सही है। 25% भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण के अंतर्गत लाना है, नहीं, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि 33% लाना है, ना कि 25%। 33% होगा यहाँ। दूसरा, देश के प्राकृतिक विरासत, इनकी जैव विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना, एकदम सही। तीसरा, सामाजिक वानिकी और निम्नीकृत भूमि पर वनीकरण के माध्यम से वनावरण में वृद्धि करना, ये एकदम सही है। तो मतलब 2 और 3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पी तरंगों और एस तरंग के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें, है ना। पी और एस तरंग मतलब भूकंप से क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, अब ये बताना है आपको। ठीक है, एस तरंगें पी तरंगों की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से गमन करती हैं, नहीं, ये बात गलत है, उल्टी है ये बात। दूसरा, पी तरंगों के विपरीत एस तरंगें गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकारों के माध्यम से गुजर सकती है, ये भी बात गलत है। तो मतलब 1 और 2 दोनों ही गलत हैं इसमें। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमनद जो भू आकृति है, ठीक है, हिमनदीय भू आकृति बतानी है इसमें और सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, कौन बतानी है, हिमनदीय भू आकृति बतानी है और सही बताना है कौन सी है। ठीक, तो
शर्क है, फ्योर्ड है, हॉर्न या ग्लेशियर्स है, स्ट्रैक नहीं, ये नहीं है, चौथा ऑप्शन नहीं है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि आपका शर्क भी है, फ्योर्ड भी है, हॉर्न भी है, ठीक है, ये तीनों की तीनों है, लेकिन आपका जो स्ट्रक है वो आपका तरंगों की वजह से होता है, ना कि हिमनदी, है ना। ये किसकी वजह से होता है? समुद्री तरंगों की वजह से होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, जो कि है आपका सामने आपके, शीत ऋतुओं के दौरान दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड का अनुभव होता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका भारत है उसके जो नॉर्थ एरिया है उसमें ठंड ज़्यादा पड़ती है साउथ की अपेक्षा, क्यों? सही ऑप्शन बताना है आपको पहली चीज़। तो अब सही ऑप्शन देख लीजिए आप कि इसमें कौन कौन सा सही ऑप्शन बता रहा है ना। उत्तरी भारत महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, एकदम सही बात है। दूसरा, निकटवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में हिमपात के कारण शीतलहर की उपस्थिति हो जाती है, इस वजह से, एकदम सही बात। यह स्थिति कैस्पियन सागर से भारत की उत्तरी भाग की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी पवनों के कारण उत्पन्न होती है, ये भी एकदम सही। मतलब 1 2 3 तीनों सही, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार की जलवायु में वर्षा का वितरण पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में होता है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के दौरान अधिकतम वर्षा संवहनीय वर्षा के दौरान होती है। वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में अनुपस्थित होती है। कास्ट क्रम, जिसको हम लंबरिंग कहते हैं, यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में से एक है। तो ये बताना है कि कौन सी जलवायु का एक वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो जो ये वर्णन किया जा रहा है आपको पता होना चाहिए कि अगर साल भर वर्षा हो रही है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा संवहनीय वर्षा के रूप में हो रही है, तो वो होती है आपकी साइबेरियन तुल्य जलवायु, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, साइबेरियन तुल्य जलवायु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन पे। भारत में काली मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे क्या बताना है? सही नहीं है, काली मृदा के सापेक्ष में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह मनोन्य, गहरी और अपरागम्य होती हैं, एकदम सही बात है। यह बहुत लंबे समय तक नमी बनाए रखती हैं, ये भी सही बात है। इन मृदाओं का विकास केवल प्रायद्वीपीय पठारों के उच्चतर क्षेत्रों में होता है, नहीं, ये गलत बात है ना। इनका सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहा जाए कि ये मृदाएँ केवल प्रायद्वीपीय पठारों के उच्चतर क्षेत्रों में होती हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो काली मृदाएँ चूना और ये सारी चीज़ें होती हैं ये तो रखती हैं, है ना, लेकिन इसका जो मतलब एरिया है वो आपका महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो ये है कि ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के दिन के समय में प्रवाहित प्रचंड धूल भरी उष्ण और शुष्क पवनें होती हैं। ये अंतः उष्ण कटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र होता है, जिसको हम ITCZ बोलते हैं, उसमें विकसित होती हैं। इन पवनों के प्रत्यक्ष संपर्क घातक हो सकता है। उपयुक्त परिच्छेद किस तरीके की जो मतलब हवा है उसके बारे में वर्णन करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ये हवा है जिसकी ये क्लासिफिकेशन दी गई है वो होती हैं आपकी लू, ठीक है, जो कि कहाँ चलती है? भारत में चलती हैं, ठीक है, जो भारत वाली बेल्ट है उसमें चलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है देशांतर के बारे में, ठीक। तो पहला ऑप्शन है आपका, देशांतर एक कोणीय दूरी है, इसे भूमध्य रेखा के साथ प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन, जो मेरिडियन लाइन है उसके साथ पूर्व या पश्चिम में डिग्री को मापा जाता है, एकदम सही बात है। दूसरा, ग्रीनविच माध्य समय GMT के संबंध में देशांतर का उपयोग स्थानीय समय का निर्धारण करने में किया जाता है, ये भी एकदम सही बात है। मतलब 1 और 2 दोनों सही, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन। उत्तरी मैदान के संदर्भ में भावर का सर्वोत्तम वर्णन है, जो भावर एरिया होता है उसका सर्वोत्तम वर्णन बताना है आपको कि कौन सा है ना। यह क्षेत्र वह अधिकांश धाराओं के बिना किसी उचित रूप में सीमांकित वाहिकाओं के पुनः विलुप्त हो जाती है, नहीं। वह क्षेत्र को पुराने और नए जड़ों निक्षेपों से बना हुआ होता है, नहीं। वह क्षेत्र जहाँ पर्वतों से आने वाली धाराओं और नदियों के भारी शैलों के गोलाश्मों को जमा करती है, एकदम सही, सी ऑप्शन सही है। लेकिन डी ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। वह क्षेत्र जो नदी के पूर्णावस्था में बनने वाली अपरदनात्मक और निश्चेतात्मक स्थलाकृतियों की अभिलक्षणिक विशेषताओं से युक्त होता है, नहीं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16वें क्वेश्चन पे। मध्य उच्च भूभाग, जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, उसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो जो
मध्य उच्च भूभाग होता है जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, वो किस तरीके का होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अपने भूभागीय इतिहास में मध्य उच्च भूभाग का क्षेत्र कार्योत्तर प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। एकदम सही। मध्य उच्च भूभाग काफ़ी हद तक अपरदित है और इनकी श्रृंखलाएँ विच्छिन्नित हैं। ठीक है, ये भी सही। तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही, सी ऑप्शन का करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन। अब देखिए, आग्नेय अंतर्वर्धन दे रखा है और उसका आकार दे रखा है। ठीक है, तो आपको सही सुमेलित करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, लोकोलिथ सामने दिया है लेस के आकार का, फिर लोपोलिथ तस्तरी के आकार का, फैकोलिथ गुंबद के आकार का, है ना। तो वो जो लोपोलिथ है मात्र इसमें वही सही है कि वो तस्तरी के आकार का होता है। फिर लोकोलिथ और ये इसमें गलत दे रखे हैं। पहला सही है आपका लोपोलिथ। जो लोकोलिथ होता है वो गुम्मद नुमा आकार का होता है, तो इसका ये होगा। और जो फैकोलिथ है वो आग्नेय चट्टानों का एक लैस नुमा पेड़ होता है। ठीक है, और जो बैथोलिथ भी होता है वो आग्नेय चट्टानों का एक विशाल पेड़ होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर इधर होगा। तो केवल 1-2 दूसरे नंबर वाला ऑप्शन सही, ए ऑप्शन इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 18वें क्वेश्चन पे। तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। तापमान व्युत्क्रमण से क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है इसमें, सर्दियों में मेघ विहीन लंबी रात और शांत वायु तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। एकदम सही। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रमण का एक सामान्य घटना है, ये भी एकदम सही। तो केवल 1 खत्म 2 खत्म, 1 और 2 दोनों सही, सी ऑप्शन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मानसून के संदर्भ में अगर हम क्वेश्चन पर विचार कर रहे हैं तो कौन सा सही है आपको ये बताना है ना। पहला, मानसून की प्रकृति व्यापारिक पवनों के विपरीत स्थिर ना होकर संवेदनशील है। एकदम सही। समुद्र में बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति होती है। एकदम सही। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति के द्वारा नियंत्रित होती है। एकदम सही। मानसून का निवर्तन धीरे धीरे होता है और ये मानसून के आगमन से अधिक समय लेता है। एकदम सही। तो ये चारों बातें सही हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मानसून के निवर्तन के ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस ऋतु के दौरान गंगा मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी दक्षिण के ओर खिसकना आरंभ कर देती हैं। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है। इस ऋतु के दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवात सक्रियता काफ़ी गिरावट आती है। नहीं, ये बात नहीं है। स्वच्छ आसमान, उच्च तापमान और आर्द्र भूमि का मिश्रण उत्तरी भारत में कार्तिक मास की जो ऊष्मा की स्थिति उत्पन्न करता है, ये भी सही। मतलब 1 और 3, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन, जो कि है आपका संप्रवाय मैदान, है ना, पैनी प्लेन्स के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है आपको कि जो अपर्दन के एक सामान्य चक्र की अंतिम उत्पादन को संप्रवाय मैदान कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, संप्रवाय मैदान की विशेषता अवशिष्ट उत्तल अवतल निम्न पहाड़ियों सहित एक उबड़ खाबड़ भूतल में होती है। तो इसमें सही बताना है आपको, है ना। तो ये बात, दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं कि जो अपर्दन के सामान्य चक्र के जो अंतिम उत्पाद होता है उसमें संप्रवाय मैदान कहा जाता है। फिर जो संप्रवाय मैदान होते हैं उनकी विशेषता अवशिष्ट उत्तल अवतल निम्न पहाड़ियों के सहित उबड़ खाबड़ एरिया में होती है। ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ज्वार भाटा के संदर्भ में आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। बृहत ज्वार सामान्यतः महीने में 2 बार उत्पन्न होता है। ठीक है, 2 बार उत्पन्न होता है, एकदम सही बात है। जो बृहत ज्वार होता है वो 2 बार उत्पन्न होता है 1 महीने में। दूसरा ऑप्शन है, किसी क्षेत्र में एक दैनिक ज्वारीय चक्र होता है यदि वहाँ प्रत्येक चंद्र दिवस में या तो एक उच्च या निम्न ज्वार आता है। नहीं, ये बात गलत है। निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच में समय जब जल स्तर गिरता है बहाव कहलाता है, फ्लो कहलाता है। नहीं, ये भी बात गलत है। तो मात्र 1 ऑप्शन सही है, जो कि पहला ही है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका उद्गम स्थल चेमायुंगडुंग हिमनद है ना। कौन सा है? चेमायुंगडुंग। यह भारत के पहले नदी द्वीपीय जिले के चतुर्दिक स्थित है। यह संकटाग्रस्त गंगा डॉल्फिन का आवास है।
इसके डेल्टा के चारों ओर सुंदरबन के मैंग्रोव वन फैले हुए हैं। भारत में इसका लंबा पुल इसके बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी पर बनाया गया है। तो ये इतनी जो कहानी दी गई है वो किस नदी के बारे में दी गई है? सीधे सीधे ब्रह्मपुत्र के बारे में दी गई है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि ये चेमायोंगडोंग से निकलती है, बाकी की कहानी पढ़नी नहीं थी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि होगा आपका 24वां क्वेश्चन। हाल के अध्ययनों में पता चलता है कि कानपुर और दिल्ली में सूक्ष्म कण, जिसको हम PM2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जैसे वायु प्रदूषकों का स्तर बढ़ रहा है। वायु प्रदूषक का एक मुख्य स्रोत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपको विचार करना है कि कौन सा सही है, ये बताना है। यहाँ पर सही पूछा है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का दहन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है, एकदम सही। यह वास्तविक समय के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के द्वारा निगरानी के जाने वाले प्रदूषकों में से एक है, ये एकदम सही। यह अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख योगदान करता है, एकदम सही। तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है 25वां। कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कोपेन के अनुसार बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, जिसको हम A से नोटिफाइड करते हैं, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, एकदम सही। दूसरा, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार AW दंडकारण्य प्रदेश, एकदम सही। ध्रुवीय प्रकार E हिमाचल प्रदेश, एकदम सही। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका 26वां क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ प्रक्रिया दे रखी है, एक तरफ वर्णन दे रखा है, उसका सही सुमेलन करना है आपको। ठीक है, तो अब क्षालन घुले हुए मृदा पदार्थों का निचले स्तर पर संचय, है ना, ये बताना है। फिर दूसरा, ये गलत है, इसके सामने जो दिया हुआ है वो एकदम गलत है। संपोहन, जल द्वारा मृदा घटकों का अधोमुखी परिवहन, ये भी गलत है। विश्लेषण, मृदा में से सिलिका का अलग होना, एकदम सही, है ना। देखिए आपको इसमें दिख भी जाएगा डिसिलिकेशन, है ना, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो डिसिलिकेशन हो जाएगा, सिलिका को अलग करना मृदा से। ठीक है, तो केवल डी ऑप्शन सही है आपका, केवल 3 सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्वी घाट से होते हुए आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की यात्रा करता है तो उसे निश्चित कौन सी पहाड़ियों से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो यह मैप का हो गया कि आपको कौन सी पहाड़ियों से निश्चित गुजरना पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो आपको इसमें पहाड़ियाँ पता होनी चाहिए। जावेदी हिल्स पड़ती हैं, फिर गडजात हिल्स नहीं, इसको नहीं, ये नहीं पढ़ेंगी। सिरुमलाई पहाड़ियाँ एकदम पढ़ेंगी, शोभराय पहाड़ियाँ एकदम पढ़ेंगी। तो मतलब 1, 3 और 4 ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको जो पता है कि जो गडजात हिल्स हैं वो कहाँ पड़ती हैं, वो पड़ती हैं आपके उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा इसका सही आंसर होगा, उड़ीसा में पड़ती हैं, ना कि वो इस आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ती हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ पंख प्रवाह, जिसको हम मड फ्लो बोलते हैं, उसको बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो मड फ्लो को जो बढ़ावा देती हैं वो आपको बतानी है कौन कौन सी हैं। तीव्र और ऊर्ध्वाधर ढलान, एकदम सही। ऊपरी सतह पर असंबद्ध पदार्थों की उपस्थिति, एकदम सही। पर्याप्त जल की रुक रुक कर होने वाली आपूर्ति, एकदम सही। वनस्पति का अभाव, ये एकदम सही। चारों ही हैं, तो मतलब ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29वां। निम्नलिखित में से किस मृदा के निचले स्तरों में से कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। तो निचले स्तरों पे जो कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं वो हैं आपकी शुष्क मृदा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शुष्क मृदा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राय सुर्खियों में रहने वाले ब्लैक फंगस, ये करंट से क्वेश्चन है। ब्लैक फंगस जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, तो वो रोग है, उसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, है ना। क्या बताना है, सही नहीं है, ये बताना है। तो यह रोग कवक के कारण होता है जो वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सही है। यह एक गैस संक्रामक रोग है, ये भी सही है। फिर यह प्राय त्वचा पे दिखाई देता है, फेफड़ों और मानसिक जो है उसको प्रभावित करता है, ये एकदम सही। इसके उपचार हेतु प्रतिजैविक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, नहीं, यही गलत है, डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 31वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, है ना। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको बताती हैं वो बताना है और सही आंसर देना है। ठीक, तो आपको क्या क्या बताता है, भूकंप नहीं, भूकंप नहीं बताता है। ठीक, फिर ज्वालामुखी का उद्गार, यस, ज्वालामुखी का उद्गार आपको बताता है कि जो भूकंप, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसका क्या कंडीशन है। खादानों से प्राप्त चट्टानें,
यस, ये भी आपको बताती हैं कि आपके नीचे क्या क्या मेटल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। उल्काएँ नहीं, ये नहीं बताती हैं। तो मात्र 2 और 3 बी ऑप्शन में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 32वां क्वेश्चन। गुरुत्व विसंगतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है, आपको बताना है सही ऑप्शन। ठीक है, किसमें? गुरुत्व विसंगतियों में। तो यह गुरुत्वाकर्षण के प्रेक्षित ऑब्जर्व्ड मान और गुरुत्वाकर्षण के प्रत्याशित एक्सपेक्टेड मान के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। एकदम सही। यह हमें पृथ्वी की पूर्व परपटी के पदार्थ का द्रव्यमान के वितरण के विषय में जानकारी देता है। ये भी सही। तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ही सही हैं इसके पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 33वां क्वेश्चन। सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही ऑप्शन है वो बताना है। सिंधु नदी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये जम्मू और कश्मीर के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से प्रभावित होती है। नहीं, गलत। हिमाचल, ये उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है सिंधु नदी का। इसकी केवल 5 सहायक नदियां हैं जिन्हें सामूहिक रूप से पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, केवल 5 सहायक नदी नहीं है, 5 सहायक मेन नदियां हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी नदियां इसमें मिलती हैं। ठीक है, अगला, भारत में सिंधु हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। एकदम सही है ना, कि भारत की नदियों में सिंधु हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी एरिया में पड़ती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो केवल सी इसमें आ रहा है, सी ऑप्शन का, केवल 3 सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, ये बताना है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमि और समुद्र दोनों में उत्पन्न हो सकते हैं। यस, ये दोनों में उत्पन्न हो सकते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं गति करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। ठीक है, अगला, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वायु की दिशा का प्रतिरूप उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होता है। यस, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हाल ही में प्रयुक्त कुकिंग ऑयल यूसीओ के निर्मित बायोडीजल की आपूर्ति का आरंभ किया गया है। इस संदर्भ में बायोडीजल के सम्मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो किसके बारे में बताना है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो हाल ही में प्रयुक्त कुकिंग ऑयल मतलब निर्मित किया है बायोडीजल की आपूर्ति में। ठीक है, यूसीओ। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतवर्ष 2030 तक डीजल में 20% की बायोडीजल के सम्मिश्रण का लक्ष्य है। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलिसी है आपकी, वो जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल की 20% की बात करती है और डीजल में बायोडीजल का 5% सम्मिश्रण की बात करती है। ठीक है, ये पेट्रोल का है। यहाँ पर जो होगा वो आपका होगा किस चीज़ का? वो होगा 5%। ठीक, फिर आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट जो कि है आपका, बायोडीजल के सम्मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि बायोडीजल तीव्रता से जैव सम्मिश्रण और पूर्णतः गैर विषाक्त होता है। एकदम सही, ये सही है। केवल 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है आपका 36वां क्वेश्चन। निम्नलिखित असांतत्यों में से कौन सा पृथ्वी की भूपर्वतीय और प्रवाह के मध्य भूकंपीय सीमा बनाता है ना? तो आपको बताना है कि जो भूपर्वती है और उसके प्रवाह है उसके बीच में भूकंपीय सीमा कौन बनाता है। ठीक है, तो ये सीधे आपको आंसर याद होना चाहिए, मोहोरोविसिक असका। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 37वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह बिंदु जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा निमुक्त होती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, है ना? एकदम गलत बात है ये, उसे अधिकेंद्र नहीं कहते। ठीक, ए ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसके बाद, सुनामी केवल तभी आएगी जब भूकंप का अधिकेंद्र महासागरीय जल के नीचे होता है। यस, ये एकदम सही बात है कि सुनामी तभी आती है जब भूकंप का जो अधिकेंद्र है महासागरीय जल के नीचे होता है। तो केवल 2 सही, बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, फोकस कहलाता है, ना कि अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 38वां क्वेश्चन। निहारिका जो परिकल्पना है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और सही आंसर बताएं। जो निहारिका परिकल्पना है, तो विचार करेंगे हम।
यह सूर्य की युवा अवस्था के संबंध में पदार्थों के बादल से ग्रहों के निर्माण करने की व्याख्या करता है, एकदम सही। इमैनुअल कांट इस सिद्धांत के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है, एकदम सही। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 को देखते हैं। हाल ही में उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही आंसर बताएं। ठीक है, पहला, राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम का संचालन नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, एकदम सही बात है, बी ऑप्शन है ना। नहीं, राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम संचालन नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा, नहीं, ये इसके अधीन नहीं किया जा रहा है। ये आपका जो किया जा रहा है वो किसके अधीन किया जा रहा है? भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के। यहाँ नवीन नहीं है, यहाँ भारी उद्योग मंत्रालय है। ठीक है। फिर इससे बढ़ावा, जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अनुकूलन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यस, एकदम सही, केवल भी 2 एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 40वें क्वेश्चन पर। इन क्षेत्रों में एक उजाड़ भूदृश्य होता है जो कभी कभी तीव्र ढलानों में टूट जाता है। यहाँ सतही अप्रवाह का सामान्यतः अभाव होता है क्योंकि अधिकांश सतही जल भूमिगत होता है। यह अन्य शैलों के प्रवाहित होने वाली जलधाराओं चूना पत्थरों के ऊपर केवल थोड़ी दूर तक प्रवाहित होती हैं और फिर भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। इस क्षेत्र का नाम यूगोस्लाविया है के एक ज़िले से लिया गया है। यहाँ ऐसी स्थल कृतियाँ विशेष रूप से सुविकसित हैं। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जा रहा है? अच्छा, ठीक है, जो ये आपका एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। कास्ट क्षेत्र को बोलते हैं, है ना, कास्ट क्षेत्र को कहा जाता है। जब आप इसको फिर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया को बोला जा रहा है, कास्ट एरिया को बोला जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 41। इन पर्वत श्रेणियों की सामान्यतः दिशा दक्षिण पश्चिम की से उत्तर पूर्व की होती है। ये श्रेणियाँ तेज बहती हैं, नदियों के द्वारा विक्षेपित होती हैं। यह बारहमासी नदियाँ हैं और बहुत से जलप्रपात बनाती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता देश में सबसे ज़्यादा अधिक यही है। इन श्रेणियों में बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें से ज़्यादातर झूम खेती करती हैं। आपको एरिया बताना है कि कौन से एरिया के बारे में ये बात की जा रही है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सीधे इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा झूम खेती की जाती है और आपकी वहाँ बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से आपको देखना होगा मोनपा है, अबोर है, मिश्मी है, निशी है, नागा है, ये सारी की सारी जनजातियाँ हैं वहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 42वां क्वेश्चन है। आपको भू आकृतियाँ दे रखी हैं, हिमालय के साइड दे रखे हैं, आपको सही बताना है सुमेलित करके कि कौन सी सही है। ठीक है, तो करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय, एकदम सही। दून भू आकृति उत्तराखंड हिमालय, एकदम सही। दुआर भू आकृति हिमाचल प्रदेश, नहीं, ये सही नहीं है। दुआर जो भू आकृति है वो आपकी जो कहाँ पड़ती है, वो आपकी पड़ेगी किस एरिया में? उसका जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है जो दार्जिलिंग है, सिक्किम है, उस एरिया के उसमें पड़ती है वो दुआर। आपका हिमाचल वाले में नहीं पड़ती है ना। आपका किस एरिया में पड़ती है? जो आपका सिक्किम और दार्जिलिंग का एरिया पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश वाला वो। तो 1 और 2 ये सही है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 43वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी भूविक्षी पवनों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है वो कौन सी लाइन है? यह पवन उस समय संवाद रेखाओं के समांतर रहती है जब कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के द्वारा संतुलित। एकदम सही, पहली लाइन ही सही हो जाती है, फिर आपको दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड क्लासिफिकेंट एंड कन्वर्जन रिपोर्ट सुर्खियों में थी, क्यों? इसे कौन जारी करता है, क्यों सुर्खियों में है? ये बहुत ज़्यादा अभी करंट में भी हाल फिलहाल में आपका ये चर्चाओं में भी था, है ना। तो आपको ये देखना होगा क्वेश्चन 44 का जो पूछा गया है कि जो नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है ना। कन्फ्लिक्ट एंड कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है ये बताना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कौन जारी करता है। इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अब ये नाम पढ़ के आप बेहोश हो जाने वाले हैं, तो इसका मैं आपको इंग्लिश में नाम बता देता हूँ, UIUCN, है ना। इसका हिंदी में नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं भी ऐसे ही सोच में पड़ गया था कि कौन कौन सी संस्थाएं दे रही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 45वां क्वेश्चन। गार्ज महाखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। सही बताना है यहाँ पे, है ना।
गार्ज का निर्माण अपरदन के नदीय चक्र की युवा अवस्था के दौरान होता है। एकदम सही बात। गार्ज का निर्माण जल प्रपातों के द्वारा अपरदन करते हुए पीछे हटने के कारण भी होता है। ये एकदम सही बात। कैनियन गार्ज का एक विस्तारित रूप है। एकदम सही बात। तीनों ही सही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पवनों के संदर्भ में काल वैसाखी शब्द का जो यूज़ होता है उससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो काल वैसाखी शब्द का जो यूज़ होता है वो इसका सिंपल सी चीज़ है कि वो तीव्र पवनें होती हैं और उसमें प्रचंड तड़ित झांझा होता है जो कि ग्रीष्म ऋतु में बंगाल क्षेत्र में पाई जाती है ना। तो इसमें जो ये ऑप्शन है बी है ना, ये एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो काल वैसाखी होती है वो बंगाल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, अगले एरिया पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हाल ही में सुर्खियों में रहा मंगोलियाई कंजुर है ना। मंगोलियाई कंजुर क्या है ना, ये आपको बताना है कि ये क्या है मंगोलियाई कंजुर। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी सुर्खियों में था और ये है आपका एक बौद्ध धर्म वैधानिक ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक वैधानिक ग्रंथ है ये, क्योंकि सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है ना। इसमें 100 सेटों के करीब एक पुनः मुद्रण किया जाएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि होगा आपका 48 नंबर का। हम 50 तक करेंगे आज। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन से भूमध्य सागर में स्थित है? आपको बताना है कि भूमध्य सागरों में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। ठीक है, पहला इबिसिया, दूसरा क्रीट, तीसरा साइप्रस है ना। तो इनमें से कौन कौन से हैं? इनमें से आपकी ये तीनों ही हैं। इबिसिया भी है, क्रीट भी है, साइप्रस भी है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है ये बताना है आपको। भारतीय मरुस्थल के बारे में पूछा है। महान भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित है नहीं, ये गलत हो गया। ये आपका उत्तर पूर्व में स्थित नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जो उत्तर पश्चिम में आता है पूर्व में नहीं आता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये पश्चिम में आता है। फिर दूसरी लाइन, मशरूम चट्टानें भारतीय मरुस्थल की सुस्पष्ट भूमि विशेषता है। ये एकदम सही बात है कि जो मशरूम चट्टानें हैं वो भारतीय मरुस्थल की सुस्पष्ट भूमि विशेषता है। तो केवल दो सही, बी ऑप्शन केवल सही है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है ना। सही नहीं है ये पूछा है इसमें, सही है ये नहीं पूछा है। सही नहीं है ये बताना है आपको। कुल वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र के 5वें भाग से थोड़ा सा अधिक। यस, अभी जो वन रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो कुल वनावरण है वो भाग जो हमारा देश है उसके भौगोलिक भाग के 5वें भाग से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, अगली लाइन, वास्तविक वनावरण क्षेत्र का वह क्षेत्र है जिसे वन भूमि के रूप में अधिसूचित और दर्ज किया गया है, भले ही वहाँ वृक्ष विद्यमान हों। ठीक है, गलत, वहाँ वृक्ष होने चाहिए। तीसरा, वनावरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट होता है जो वनों से ढका हुआ होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट होता है, ये गलत है। तो केवल इसमें आपको एक सही मिला, 2 और 3 गलत है। तो मतलब हमें गलत ही बताना था, केवल 2 और 3 है ना। तो कुल मिला के आज हमने 50 क्वेश्चन किए, कल हम 50 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस टेस्ट पेपर को अपने दोस्तों में फैलाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।